आपसे भी बिल्कुल ठीक होंगे, क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि ये वही बच्चे हैं जिनकी वजह से क्लास बन जाती है खास, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप सभी आ चुके हैं। चलिए, पूछता है भारत में मैं जीता ना, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज हमारी जो यूनिट है थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया ध्यानपूर्वक इसको समझिए। देखो भाई, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर ये सब चीज हम कल बात कर चुके थे। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई कि जो ब्रिटिश विस्तार है वो ही क्यों हो पाया, फ्रेंच इसमें विस्तार क्यों नहीं कर पाए, या कोई और भी कंपनी डचेज आए, फ्रांसिस आए, वो सब विस्तार क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कई प्रकार के रास्तों को अपनाया, कई प्रकार के कदम उठाए, वो चीज जरूरी थी। ठीक है, अब यहाँ पे बैटल्स, संधियां, पॉलिसीज, इनके द्वारा काफी कुछ किया गया था। और आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ अलायंस के बाद, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की बात थी वो हम करने वाले थे। ठीक है, अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के बारे में हम बात करने वाले थे, इसके बारे में समझिएगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स से संबंधित कोई परेशानी अगर यहां तक किसी बच्चे को है तो वो बता दे। चलिए, मैं जैसा देख पा रहा हूँ शशिकांत नाम का लड़का है, क्लास के अंदर आ चुके बच्चों के बारे में बात करता हूँ। प्रखर श्रीवास्तव, शशिकांत, मधु यादव, मनीषा, सचिन, निधि, प्रखर, देवकी, अक्षिता, अक्षांश, आकांक्षा, काफी सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने कम किया है। कम तो अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ हनी सिंह है, उसके अलावा कोई और कम नहीं कर पाया। ठीक है, खैर आपने भी किया, अच्छी बात है। ठीक है, दीपिका तोमर है, ठीक है, पल्लवी है, बहुत सारे बच्चे और भी आए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ भाई, वैशाली, ठीक है, मलिक साहब भी आ चुके हैं, निधि, बहुत बढ़िया। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, सभी ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल होंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स यानी हड़प की नीति का सिद्धांत के बारे में चर्चाएं यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, और इसके बारे में समझना पढ़ना शुरू कीजिए, इसके बारे में जानकारी लेना शुरू कीजिए। ठीक है, अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। और यहाँ पे समझिएगा कि क्या कुछ कैसे कैसे होना है। ठीक है, और राम राम भाइयों, ठीक है, राम राम भाई। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो थी, इसके थ्रू हड़पे गए राज्यों की सूची हम तैयार करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जितने भी राज्य हड़पे गए उनकी सूची तैयार करते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य इसके थ्रू हड़पे गए। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित राज्य, अनुसार निम्नलिखित राज्य, लिखित राज्य हड़पे गए, हड़पे गए। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, या फिर बाय दिस प्रिंसिपल, बाय दिस प्रिंसिपल मैनी ऑफ स्टेट्स, मैनी ऑफ स्टेट्स वर मर्ज्ड इन ब्रिटिश अंपायर, इन ब्रिटिश अंपायर। तो बहुत सारे स्टेट जो है ब्रिटिश एम्पायर में इसके थ्रू शामिल हो गए थे। नाम देखिए, सबसे पहले जो शामिल हुआ दैट वाज सतारा। सतारा एक ऐसा क्षेत्र था जो महाराष्ट्र में शामिल होता था, उसका नाम आपको देखने को मिलता था सतारा। 1848 में शामिल हुआ, 1848 में सतारा शामिल हुआ। सबसे पहले सतारा, सतारा इज इन महाराष्ट्र, 1848 में शामिल हुआ। सबसे इंपोर्टेंट में सतारा देखने को मिलता है। इसके बाद जैतपुर, इसके बाद आपको जैतपुर देखने को मिलता है, संभलपुर देखने को मिलता है। जैतपुर है, संभलपुर है, जैतपुर है, संभलपुर है, जैतपुर है, संभलपुर है, उदयपुर है, उदयपुर है, झांसी है, ये सब इसमें शामिल किए गए थे। झांसी तो याद होगा ना, झांसी की रानी। हम्म, जी हाँ, तो झांसी है। इसके अलावा नागपुर है, अवध है, करौली है। नागपुर, अवध है, करौली है, अवध,
प्लस करौली। अब ये कब कब हड़पे गए थे ये बड़ी बात होगी, क्योंकि इसमें जैतपुर और संबलपुर 1849, उदयपुर 1851, झांसी 1853। ये थोड़ा याद रखना है, झांसी का 1853 बहुत जरूरी है। झांसी का 1853 बहुत जरूरी है। उदयपुर 52 में था, उदयपुर याद आया मुझे 52 में था, उदयपुर 52, झांसी 53। बहुत बहुत जरूरी आपको ये देखने को मिलते हैं। बाकी नागपुर 54 और अवध करौली 56। नागपुर 54, अवध करौली 1856। इसमें सबसे इंपोर्टेंट में जो देखने को मिलते हैं वो तीन आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट देखने को मिलते हैं। सतारा सबसे इंपोर्टेंटों में, झांसी सबसे इंपोर्टेंटों में, अवध सबसे इंपोर्टेंटों में। रीजन क्या है? अवध एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो कुशासन के आरोप पर हड़पा गया। अवध जो है इस पर कुशासन के आरोप लगे थे, बैड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पर आरोप क्या थे? कुशासन के आरोप थे, कुशासन आरोप था कुशासन का, यानी बैड एडमिनिस्ट्रेशन। बैड एडमिनिस्ट्रेशन, इन आरोपों से इसको हड़पा गया। ठीक है, अवध को चेरी का किसने कहा था? कि अवध को कहा था डलहौजी ने। अवध को कहा कि ये चेरी के समान है। कृपया करके इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, शाम वाली आज वो क्लास नहीं है। आज शाम वाली सर, मैं करौली से हूँ, बहुत बढ़िया निधि। तो आपको बताओ, आपके एरिया में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। देखो, मैं जहां से हूँ मेरा एरिया कभी ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं आया। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मजेदार बात थी, बस इसलिए मैंने सोचा बता दूं आपको। खैर, मजाक की बात थी। खैर, ये सब आपने देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें समझिएगा, ये था ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन। इस ब्रिटिश एक्सपेंशन के कारण जो प्रभाव पड़ा वो किस तरीके से पड़ा, प्रभाव पड़ा वो कैसे पड़ा, वो समझिए। ठीक है, ब्रिटिश विस्तार का भारत पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश विस्तार का भारत पर कई अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ा, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, हाँ, अब समझिए, ब्रिटिश विस्तार का भारतीय समाज पर प्रभाव। ब्रिटिश विस्तार का भारतीय समाज पर प्रभाव। भारतीय समाज पर प्रभाव। प्रभाव, ब्रिटिश विस्तार का भारतीय समाज पर प्रभाव। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, चलिए, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर ऑन इंडियन सोसाइटीज। सोसाइटीज, क्या प्रभाव पड़ा? ये जो प्रभाव है वो तीन अलग अलग प्रकार से पड़ा है। कैसे कैसे भाई? ये जो प्रभाव पड़ेगा वो तीन अलग अलग प्रकार से पड़ेगा। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, तीनों प्रभाव अलग हैं और अलग अलग प्रकार से पड़े। सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव या राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सोशल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट,
इकोनॉमिक इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट या पॉलिटिकल इंपैक्ट? और पॉलिटिकल इंपैक्ट, ये तीन अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। अब इन प्रभावों के बारे में हमें समझना होगा। सबसे पहले मैं सामाजिक प्रभाव की बात करता हूं। समाज में बदलाव हुआ, इकोनॉमिक प्रभाव की भी बात करूंगा, देन हम राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे। ठीक है। अब राजनीतिक प्रभाव तो भी सिंपल होता है समझना। राजनीतिक प्रभाव को काफी ज्यादा सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। या एक प्रभाव और पड़ जाएगा, शैक्षणिक प्रभाव भी पड़ा। सामाजिक के अंदर ही दो तीन प्रकार से प्रभाव होता है, या शैक्षणिक को अलग ही लिख लो, यहां लिख लो शैक्षणिक प्रभाव। इनकी वजह से जो एजुकेशनल चेंज का इंपैक्ट आया है, एजुकेशनल चेंज, शैक्षणिक प्रभाव, शैक्षणिक प्रभाव, शैक्षणिक प्रभाव, एजुकेशनल इंपैक्ट, एजुकेशनल इंपैक्ट। लेट मी अंडरस्टैंड दिस एजुकेशनल इंपैक्ट। ठीक है सर। अब एजुकेशनल इंपैक्ट कैसे पड़ेगा कैसे नहीं पड़ेगा उसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की, कि सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ सकता है, बताइए। ठीक है, पहले मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, ज्यादा कुछ था नहीं ना बाबू, नोट कर दो। और बताओ क्या हाल है, मौज आ रही है? कमेंट वमेंट चल रही है बराबर है भाई? है? सामाजिक प्रभाव देखिए, सामाजिक प्रभाव। ठीक है। सोशल इंपैक्ट। अब सोशल इंपैक्ट क्या है कि भाई जो भारत के लोग थे वो इनके प्रति जो मानसिकता रखते थे वो अलग रखते थे। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इन्होंने भारत के अंदर आके कई सारी भारत में चल रही पुरानी प्रथाओं को रोका। भारत में चल रही पुरानी प्रथाओं को रोका, वह समाज में कई प्रकार से प्रभाव डाले। सामाजिक प्रभाव में समझिएगा, भारत में ब्रिटिश आगमन से, आगमन से, आगमन से समाज कई प्रकार से प्रभावित हुआ, प्रभावित हुआ, कई प्रकार से प्रभावित हुआ। समाज कई प्रकार से प्रभावित हुआ। तो भारत का जो समाज था कई प्रकार से प्रभावित हुआ। ठीक है। इसमें जो समाज था हमारा, इसमें धार्मिक रीति रिवाज, रीति रिवाज व पुरानी प्रथाओं, पुरानी प्रथाओं के खंडन, पुरानी प्रथाओं का, पुरानी प्रथाओं पर प्रभाव अधिक था। प्रथाओं पर अधिक प्रभाव पड़ा, अधिक प्रभाव पड़ा, अधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब समझिएगा। तो भारत में ब्रिटिश आगमन से कई प्रकार से प्रभावित हुआ है। भारत में ब्रिटिश आगमन से समाज कई प्रकार से प्रभावित हुआ है। इसको आप कैसे लिखेंगे? ब्रिटिशर्स इंपैक्ट इंडिया, ब्रिटिश इंपैक्ट ओवर इंडिया is of many types, is of many types. British impact over India is of many types. ठीक है। Majorly, majorly, majorly religious and traditional, religious and traditional, tradition, रिलीजियस रीति रिवाजों को रुकवा देना या हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करना, ये इसका मेजर इंपैक्ट था। जैसे सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा 1813 में। 1813 में क्या हुआ? 1813 में चार्टर अधिनियम आया। 1813 में चार्टर अधिनियम के द्वारा, चार्टर अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ मतलब मेजरली जो ईसाई मिशनरी थे, क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, वो भारत में आने शुरू होते हैं। क्रिश्चियन प्रीस्ट,
ठीक है, अराइवल ऑफ क्रिश्चियन प्रीस्ट, इससे भारतीय लोग खुश नहीं है। अराइवल ऑफ क्रिश्चियन प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, भारतीय लोग इससे खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो भारत में आए और अपने धर्म का प्रचार करें, क्योंकि भारत में धर्म सबसे बड़ी जो है भूमिका निभाता है, ये बात आप भी जानते हैं। अगला प्रभाव यहां पड़ता है 1829 में, सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। 1829 में, 1829, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई, सती प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक है, यानी सती सिस्टम अबॉलिश्ड, सती सिस्टम अबॉलिश्ड। जो सती सिस्टम था उसको रोक दिया गया कि भाई सती सिस्टम नहीं चलेगा। ये किसके द्वारा रोका गया था? विलियम बेंटिक द्वारा। विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल का नहीं था, भारत का हो गया था, नहीं अभी तो बंगाल का ही था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। बाद में चल के, बाद में चल के, बाद में चल के ये भारत का गवर्नर जनरल बना। बाद में कब? 1833। ठीक है, लेकिन इसकी हेल्प किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने। हेल्प राजा राममोहन रॉय, हेल्प किसने करी है? राजा राममोहन रॉय ने, राजा राममोहन रॉय ने, राम मोहन रॉय ने। काफी इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे दास प्रथा पर रोक लगाई गई, दास प्रथा पर रोक, दास प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेव सिस्टम, ये भी समाज में चलता था तो इस पे भी दिक्कत आई। प्रोहिबिशन ऑफ ऑन स्लेवरी, ऑफ स्लेवरी, इससे भी भारतीय, कुछ भारतीय खुश थे, कुछ नहीं थे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंटर आपको इसमें देखने को मिलता है जो काफी खास है कि भाई देखो, पहले सती प्रथा चलती थी, यानी जो महिलाएं होती थी वो अपने पति की मृत्यु के बाद उन्हीं की चिता के साथ जल जाती थी, वो सती होता था। तो भाई विधवा बचती ही नहीं थी। नहीं, आप खुद सोचो, अगर सती हो जाएंगे तो विधवा कहां से बचेंगे? लेकिन अब सती प्रथा पे रोक लग गई, अब विधवा समाज में बढ़ने लगी। किसी का पति मर गया, कोई विधवा है वो। अब जो उसके घर वाले होते थे वो भी उसको नहीं बुलाते थे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशों की वजह से हो रहा है। उनके हिसाब से तो वो मर जानी चाहिए थी, और वो जीवित है। बहुत गलत था, खैर ये ठीक है, ये बहुत चीज गलत थी। ठीक है, ऐसे जलाना कहां तक सही है? गलत है यार। ठीक है, बहरहाल फिर भी अब समाज में जैसे अब विधवाएं हैं वो बढ़ रही हैं, तो इसके लिए क्या किया गया? 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेकर आया गया कि जो विडो है वो दोबारा से शादी कर सकती है। विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो विधवा पुनर्विवाह लेकर आया गया, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेकर आया गया जो 1856 में लाया गया था। दैट वाज इन 1856। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आया गया। किसके समय में आया था सर? ये कैनिंग के समय में आया था, भाई कैनिंग, कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। अब दास प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? 1843 में एलन बॉर्ड ने लगाई थी, एलन ब्रो। दास प्रथा पर रोक 1843 बाई एलन ब्रो। ठीक है, ये कौन था? ये भी भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, एलन ब्रो, एलन ब्रो। विडो रीमैरिज एक्ट जो था ये कैनिंग के समय में आया था, 56। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। बेटा कमेंट नहीं आ रही आप में से किसी की भी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। या आप कहेंगे कि सर कमेंट नहीं देख रहे, आज क्या चक्कर है? मैं तो भाई देख रहा हूँ लेकिन आ ही नहीं रही।
क्या अभी आपकी, बेटा अभी भी आपकी कमेंट नहीं आ रही है? आई एम अनेबल टू गेट योर कमेंट राइट नाउ। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वी आर मैनेजिंग। अभी भी आपकी कमेंट नहीं आ पाई है, ठीक है, तो कृपया करके आप ऐसे ही समझ लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आपकी कमेंट आ रही है, बट एग्जैक्टली मेरे पास तक नहीं पहुंच रही है, तो आप कृपया प्यार से समझ लीजिए जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, आई एम अनेबल टू सी एनी ऑफ द कमेंट्स बट लेट वी प्रोटेक्ट। ठीक है, लेट वी प्रोटेक्ट। ओके, चलो, तो इसके अलावा अगर कोई और चीज है जिससे प्रभाव पड़ा, तो ये तो है मेजर मेजर चीज। देखने के लिए आप और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई। सैक्रिफाइस हुआ करते थे कि पहले ना हिंदू देवी देवताओं को या अन्य धर्मों में भी बलि चढ़ाई जाती थी, तो बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई, ये भी चाहे तो लिख सकते हैं। बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई, बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई। ठीक है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ सैक्रिफाइस, प्रोहिबिशन ऑफ सैक्रिफाइस, प्रोहिबिशन ऑफ सैक्रिफाइस, प्रोहिबिशन ऑफ सैक्रिफाइस, प्रोहिबिशन ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस पर प्रोहिबिशन लगा दिया गया, पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। ये कब हुआ था बच्चे? सर ये 1844 से लेकर 48 के बीच में हुआ था। हॉर्डिंगे ने कराया था, हॉर्डिंगे फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंगे। ठीक है, हॉर्डिंगे फर्स्ट, हॉर्डिंगे फर्स्ट, हॉर्डिंग फर्स्ट ने ऐसा कराया था, हॉर्डिंग फर्स्ट ने ऐसा कराया था। ठीक है, याद रखना। तो मैं अब इसी यही मान के चल रहा हूं कि आपने इसी ये नोट कर लिया है। हॉर्डिंग फर्स्ट भी लिख लेंगे। बलि प्रथा पर रोक लगाई गई। अब देखो बात क्या थी कि कुछ ऐसे लोग थे जो इसके पक्ष में थे, कुछ ऐसे लोग थे जो इसके पक्ष में नहीं थे। तो जो इसके पक्ष में नहीं थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी गलत कर रही है। ठीक है, उसकी वजह से उनके दुश्मन बनते चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। इसके बाद हम शैक्षणिक प्रभाव की बात करेंगे कि एजुकेशनली क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, एजुकेशनली क्या क्या इंपैक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखो। यहां लिखिएगा शैक्षणिक प्रभाव, शैक्षणिक प्रभाव, शैक्षणिक प्रभाव, एजुकेशनल इंपैक्ट, एजुकेशनल इंपैक्ट, इंपैक्ट, एजुकेशनल इंपैक्ट भी हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल इंपैक्ट किस तरीके से पड़ा। तो भाई शैक्षणिक प्रभाव ऐसे पड़ता है कि भारत में सबसे पहले तो आप ये देखना 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट द्वारा द्वारा ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में 1 लाख पाउंड का निवेश किया। ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में प्रतिवर्ष 1 लाख पाउंड का निवेश किया, प्रतिवर्ष 1 लाख पाउंड का निवेश किया, 1 लाख पाउंड का निवेश किया, का निवेश किया, निवेश किया। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख पाउंड का जो है इसमें निवेश किया।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 लाख पाउंड का निवेश किया। समझेंगे? हाँ जी, तो आप इसको लिख लेना। हमारे यहाँ किसमें, शिक्षा में प्रतिवर्ष इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख पाउंड पर ईयर, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख पाउंड, 1 लाख पाउंड पर ईयर, पर ईयर 1 लाख पाउंड का इन्वेस्टमेंट यहां पर किया गया था। नेक्स्ट अगला होता है 1834 में। 1834 में आता है इंडिया एजुकेशन एक्ट, या इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बोला गया था, इंडिया में आया था। एक्ट का नाम क्या था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आपका यहां देखने को मिला है। अब ये जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आपको यहां देखने को मिला भाई, इसको थोड़ा समझिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस भांति कार्य कर पाता है, किस भांति कार्य कर पाता है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। बताइए सर कैसे काम कर पाता है। देखो बाबू, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो था बेसिकली इसलिए था कि भारत में जो एग्जाम्स हैं और जो बड़े एग्जाम्स हैं, मेजरली तो ये कहा गया था भारत में इंग्लिश एजुकेशन पर जोर दिया जाए, भारत में इंग्लिश एजुकेशन पर जोर दिया जाए, इंग्लिश एजुकेशन पर जोर दिया जाए, पर जोर दिया जाए, दिया जाए। इसको जो प्रतिपादक थे, इसके जो प्रतिपादक थे जिन्होंने ये बनाया, दैट वाज मैकॉले। इसको किसने प्रतिपादित किया था बाबू, मैकॉले ने किया था। मैकॉले ने इसको प्रतिपादित किया, मैकॉले, मैकॉले ने इसको प्रतिपादित किया था। किसने, मैकॉले ने, मैकॉले ने इसका प्रतिपादन किया, मैकॉले द्वारा प्रतिपादन, प्रतिपादन किया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था मैकॉले ने। अब मैकॉले क्या था, बड़ा ही क्रैक आदमी था, ठीक है, क्रैक आदमी था। कैसे, ब्रिटेन में मैकॉले कहता है कि भारत में जितना ज्ञान है, या भारत की एक किताब में जितना ज्ञान है, पूरे यूरोप की संस्कृति उसके सामने कम पड़ जाएगी, ये कहा मैकॉले ने। लेकिन भारत में आके क्या कहता है वो 2 फरवरी 1835 में, कि यूरोप की एक किताब भारत की संपूर्ण संस्कृति पर भारी पड़ जाएगी, ये कहा। अब इतनी बड़ी परेशानी देखने के बाद, इतनी बड़ी परेशानी देखने के बाद भारतीयों को क्या लगा, भाई इसका मतलब हम इंग्लिश पढ़े, मजा आ जाएगा। मैकॉले कहता है, all the culture that has been carried out in the India, that is not more than a single book of Europe. So you should have to learn the English first. So after that you will have the knowledge of the world. ये कह रहा भाई मैकॉले। मैकॉले चीता आदमी है, मैकॉले की बात सब लोगों ने मानी। फिर अब मैकॉले की बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया सबने। ठीक है, आज की डेट में भी आप देखते हो कि एक आदमी हिंदी बोल रहा है कि हाँ उम्मीद करते हैं कि आप बड़े बेहतर होंगे और आपको सहनशीलता के तरीके से शायद सभी चीजों को समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी, कठिनाई नहीं हो रही होगी, और आपका जीवन यापन भी अति उच्च रहेगा यदि आप सत्य के मार्ग पर बराबर चलते रहेंगे। तो कहा कि अरे ये तो कोई साधु टाइप है। और वहीं अगर कोई, one should have to understand the things and understand the educational impacts so that they could have a better future and for the involvement of the other things. ये समझदार है भाई, इसने कुछ तो बोला है, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लोगों ने बना ली अपनी, ठीक है। तो वो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की वजह से हुआ। इसमें ये भी डिसाइड किया गया था कि जो इंग्लिश में एजुकेट होगा उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत आई। बहरहाल इसके बाद 1854 में आता है वुड डिस्पैच एक्ट। वुड डिस्पैच एक्ट 1854 में आता है, वो भी एजुकेशन के लिए था। 1854 में आता है वुड डिस्पैच एक्ट। वुड डिस्पैच एक्ट वुड्स डिस्पैच एक्ट, वुड्स डिस्पैच एक्ट, वुड्स अधिनियम। वुड्स अधिनियम का काम क्या था कि जितनी भी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में इंग्लिश मैंडेटरी कर दी, हायर एजुकेशन में इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया। हायर इंग्लिश मैंडेटरी इन हायर एजुकेशन, इंग्लिश मैंडेटरी, मैंडेटरी इन हायर एजुकेशन, इन हायर एजुकेशन, इन हायर एजुकेशन, इंग्लिश मैंडेटरी इन हायर एजुकेशन, यानी उच्च एजुकेशन के लिए इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया।
अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, 1854 ये आपने देखा। हाँ, ओके। इसके बाद मैंने क्या बता रहा था यहाँ, हाँ, अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। उच्च शिक्षाओं में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। उच्च शिक्षाओं में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई। अनिवार्य कर दी गई। अंग्रेजी अनिवार्य, कि भाई हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी अनिवार्य होगी, ये बात भी यहाँ पर डिसाइड कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन एक और एक्ट आता है आपका, बहुत चर्चाएं होती है, बहुत पेपर्स में आता है, वो एग्जाम्स में आता है वो, और लोग उसका ना सही आंसर नहीं कर पाते। वो बेसिकली आता है 1882 में, दैट वाज हंटर कमीशन। 1882 में आता है बाबू एक हंटर कमीशन। क्या आया था? हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन आया था। अब हंटर कमीशन जरूरी क्यों है, पूछा जाता है कि हंटर कमीशन क्यों आया था। हंटर कमीशन आया क्यों था? तो भाई हंटर कमीशन इसलिए आया था सो दैट कि वो वुड डिस्पैच अधिनियम को निरूपित कर सके, देख सके कि वुड डिस्पैच एक्ट सही है या नहीं। तो हंटर कमीशन आने के पीछे जो सबसे बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव था वो यही था, यह वुड्स अधिनियम की जांच करने के लिए आया था कि वुड्स अधिनियम ठीक से लागू हुआ है या नहीं। तो वुड्स अधिनियम की जांच के लिए आया था। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वुड्स एक्ट, इंस्पेक्शन ऑफ वुड्स एक्ट, जो वुड्स एक्ट आपका आया था, वुड्स एक्ट, उसके लिए आया था। ठीक है, तो इनकी वजह से भारत के अंदर शैक्षणिक प्रभाव काफी उच्च स्तरीय पड़े हैं। तो आपसे इनमें से कोई सा भी पॉइंटर पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें से किसी में भी थुकवा दोगे। ठीक है, मतलब आप इसे कर लोगे, ऐसा नहीं है कि भूल जाओगे, गच्चा नहीं खाओगे, आप इन सभी को याद रखोगे। ठीक है, याद रखना। अब आर्थिक परिवर्तन की हम बात करते हैं कि आर्थिक परिवर्तन किस किस प्रकार से पड़े हैं। आर्थिक परिवर्तन करने के बाद राजनीतिक परिवर्तन तो कॉमन है, वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन परिवर्तनों की वजह से पता है क्या होगा, क्रांतियां होंगी भाई, बड़ी बड़ी क्रांतियां होंगी। जैसे आपका फकीर आंदोलन होगा, ठीक है, मुंडा आंदोलन होगा, कूका आंदोलन होगा, 1857 की क्रांति होगी, तो वो सब होंगे, इन्हीं का प्रभाव है वो। नोट करो, नोट करो फटाफट से। ठीक है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। नाउ आई एम मूविंग फर्दर, और मैं देख रहा हूँ अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव की बात कर रहा हूं, आर्थिक प्रभाव की बात कर रहा हूं, आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट या आर्थिक प्रभाव की बात बच्चे मैं यहां पर कर रहा हूं। अब ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट या आर्थिक प्रभाव को आप देख लीजिए, बताइए सर। देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में सबसे पहले भारत में ब्रिटिशों ने तीन प्रकार की, भारत में ब्रिटिशों ने तीन प्रकार की कर प्रणाली को लागू किया। तीन प्रकार की कर प्रणाली को लागू किया, कर प्रणाली को लागू किया, लागू किया। enforced three type of taxation. British imposed, British imposed three types of taxation. थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, तीन तरीके के टैक्सेशन को ब्रिटिशर्स के द्वारा इंपैक्ट किया जाता है यहां पर। अब वो तीनों ही तरीके को समझिए कौन कौन से थे। सबसे पहले जमींदारी प्रथा, पहली तो थी जमींदारी, दूसरी थी महलवाड़ी, तीसरी थी रैयतवाड़ी। तो फटाफट लिखिए, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, जमींदारी, जमींदारी, ठीक है।
उसके बाद रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, और उसके बाद है महलवाड़ी। महलवाड़ी। ये तीन अलग अलग सिस्टम यहां पर थे। इनका क्या प्रभाव है वो हम देखते हैं। तो दैट इज नोन एज जमींदारी। जमींदारी, दैट इज रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, दैट इज नोन एज महलवाड़ी। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि कैसे ये काम करती है। अब जमींदारी जो सिस्टम था जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये कैसे शुरू हुआ। देखो 1792 में, 1792 में कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कॉर्नवालिस ने शुरू किया, द्वारा शुरू किया गया। शुरू इसने शुरू किया 1792 में, कॉर्नवालिस ने शुरू किया। क्या होता था इसमें, लोगों से कर लिया जाता था। ब्रिटिश एक जमींदार बनाएंगे, उसको गांव देंगे पूरा। ठीक है, एक जमींदार को पूरे गांव की भूमि दे देंगे, ओनर बना देंगे उसे। फिर उससे कहेंगे कि इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करके हमें दो। तो इसमें क्या था, इसमें क्या होता था, ब्रिटेन द्वारा, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार एक जमींदार नियुक्त करती थी, एक जमींदार नियुक्त करती थी, एक जमींदार नियुक्त करती थी, जमींदार नियुक्त करती थी, जमींदार नियुक्त करती थी। ब्रिटिश सरकार एक जमींदार नियुक्त करती थी कि एक जमींदार भैया कर दिया नियुक्त। ठीक है सर जी, नियुक्त कर दिया जमींदार, हाँ जी। अब ब्रिटिश सरकार जो भी जमींदार नियुक्त करती थी, उसको गांव का मालिक बनाती थी, उसको गांव की भूमि सौंपती थी, गांव की भूमि सौंपती थी, गांव की भूमि सौंपती थी, सौंपती थी, और पूरे पूरे गांव का कर उस जमींदार से लिया जाता था। और पूरे गांव का कर, पूरे गांव का कर जमींदार से लिया जाता था। जमींदार से, जमींदार से लेते थे, जमींदार से लेते थे। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगा, ये वाले तो मुझे मिटाना पड़ेगा ताकि मैं इसको अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, या चलो रुको यही कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट ए जमींदार, he make him owner of a whole village and took tax from जमींदार for the entire village। ठीक है, याद रखना। तो इसमें यार ये मिटाना ही पड़ेगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। ठीक है, जमींदारी प्रथा, इसको लिखते हैं जमींदारी प्रथा, तभी समझ में आएगा आपको जमींदारी सिस्टम। ठीक है, ये पहला है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट। अब इसमें क्या होता था, इसमें होता ये था कि जैसे यहां पे हो जाएगी ब्रिटेन, यहां हो जाएगी ब्रिटेन, जी सर, यहां हो जाएगा जमींदार, यहां हो जाएगा जमींदार, जमींदार, और यहां हो जाएगा गांव के लोग, गांव के लोग, गांव के लोग हो जाए। तो अब जो टैक्स होता था, टैक्स रुपए या टैक्स जो होता था, वो पहले जाते थे जमींदार के पास, जमींदार उसको ब्रिटिशर्स के पास भेजता था। ये था टैक्स फ्लो। ठीक है, इसमें जमींदार क्या करता था, जमींदार को क्या फायदा हुआ सर, यहां पर जमींदार को क्या फायदा हुआ, जमींदार 1/11 हिस्से खुद रखता था, खुद रखता था। जो जमींदार था वो 1/11 हिस्सा खुद रखता था, 10/11 ब्रिटिशर्स को देता था, ब्रिटेन को देता था, ब्रिटेन को देता था। तो इस वजह से इसमें जमींदार ज्यादा लोगों से ज्यादा रुपए लेता था। बीच में अपना भी तो मारता था ना वो कट, ये तो ऑफिशियल कट था, अनऑफिशियल कट भी तो मारेगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इसमें लोगों का रेट ऑफ टैक्स क्या था, ROT, इसमें लोगों पर रेट ऑफ टैक्स क्या था, कर की दर क्या थी, 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 कर की दर इसमें क्या देखने को मिलती थी,
तो बाबू कर की दर देखने को मिलती थी 33% से लेकर या 50% से लेकर 66%, 1/2 से लेकर 2/3, 1/2 से लेकर 2/3, यानी 50% भी हो सकती है या 66.66% भी हो सकती है। तो ये बड़ा खतरनाक लेवल का था, बहुत ह्यूज टैक्स होता था। ठीक है, याद रखना। दूसरा, जमींदारी प्रथा कहां पर लागू थी, कहां लागू थी, कहां लागू थी, कहां लागू थी, कहां लागू थी, वेयर इट वॉज इम्पोज। ये लागू थी बाबू बंगाल में, बंगाल क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में लागू थी। अब ये जो चीज थी कॉर्नवालिस ने शुरू की और कॉर्नवालिस को इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, इसमें कॉर्नवालिस को बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, याद रखना। और इतना ज्यादा फायदा हुआ कॉर्नवालिस को कि कॉर्नवालिस ने इसको क्या कर दिया, इसको परमानेंट करने के बारे में सोच लिया। परमानेंट करने के बारे में इसने सोच लिया कि भाई मैं इसको परमानेंट कर दूंगा। ठीक है, परमानेंट कर दूंगा। और इसी वजह से इसी प्रथा को, इसी प्रथा को 1793 में कॉर्नवालिस ने, 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त नाम दिया, स्थाई बंदोबस्त नाम दिया, नाम दिया। तो ब्रिटिशर्स ने इसको क्या नाम दिया, स्थाई बंदोबस्त। दैट मीन टू से परमानेंट सेटलमेंट नाम दिया, परमानेंट सेटलमेंट नाम दिया। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट नाम दिया। चलिए क्लियर, चलिए याद रखेंगे। जी हाँ, सिविल्स वगैरह के लिए अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता, लेट सपोज कि अगर मैं सिविल्स के लिए बता रहा होता, तो मैं इस जमींदारी प्रथा के अंदर या स्थायी बंदोबस्त के अंदर मैं आपको एक अधिनियम और बताता, उसको बोलते हैं सूर्य अस्त का अधिनियम, या फिर उसको बोलते हैं जमींदारों का जमींदार अधिनियम। उसमें क्या हुआ, ये जमींदारों ने और जमींदार रखने शुरू कर दिए। हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने जमींदार रखा, जमींदारों ने और जमींदार रखे। ठीक है, उसमें जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको उतने ज्यादा काम मिलेंगे। तो फिर अब ये अपना कट ले रहा है, वो अपना कट ले रहा था, तो वहां तक जाते जाते पैसा, इसमें शोषण किसका हो रहा है, लोगों का। ठीक है, सबसे बड़ा मैटर यहीं पे था। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, भाई आपकी कमेंट नहीं आ पा रही है। ठीक है, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है रैयतवाड़ी या महलवाड़ी, उसको देखते हैं। लेकिन भाई कमेंट नहीं आ पा रही तो क्या हुआ, हमारा और आपका तो दिल का कनेक्शन है। नहीं, आप खुद समझो। ठीक है, मैं तो समझ जा रहा हूँ आप मन में क्या कह रहे होगे, तो वो टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल आप ही के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि नोट आपने कर लिया होगा। तो ये लीजिए जी, अगला सवाल फेंक के मारा गया है, ये लीजिए, संभालिए। सवाल नहीं है ये दरअसली, इसमें मैं अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। अब आपने जमींदारी सिस्टम देखा, जमींदारी सिस्टम ऐसा था, ठीक है, जमींदारी सिस्टम ऐसा था जो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा था ये बंगाल क्षेत्र में। तो पूरे भारत में ऐसा नहीं था, हर एक जगह अलग अलग इसमें सिस्टम जो है चल रहा था। ठीक है, चलो चलो, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, दूसरा था महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, ये भारत के एक दूसरे क्षेत्र में चल रहा था, महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। क्या बाबू, महलवाड़ी सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिल रहा था। अब महलवाड़ी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 से लेके 50 के बीच में होता था, 33 से 50 के बीच में होता था, 33 से लेके 50 के बीच में। ठीक है, इसको स्टार्ट किसने किया था, स्टार्ट 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, हॉल्ट मैकेंजी ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया।
और 1833 में विलियम बेंटिक ने इसको लागू किया। विलियम बेंटिक ने इसको लागू किया। विलियम बेंटिक ने इसको लागू किया 1833 में। बात को समझना, थोड़ा दिमाग लगाना। महल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज। महल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ग्रुप ऑफ फैमिलीज, फैमिलियों का एक ग्रुप जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ फैमिलीज, महल बोलते हैं उसको। अच्छा, ये लागू हर जगह नहीं होता था, बहुत स्पेसिफिक जगह पर ये लागू था। जैसे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ लागू होता था। यह किस क्षेत्र पर लागू था? क्षेत्र कौन सा था इसका? राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, इन क्षेत्रों में लागू था ये। यानी उत्तर भारत में कुल मिला के उत्तर भारत में यह लागू था, उत्तर भारत में लागू था। इस वजह से इसमें होता क्या था? इसमें होता ये था कि पूरी आसपास का पूरा परिवार, जैसे हम है, हम राणा है, ठीक है, हम राणा है, तो जितने भी राणा होंगे हमारे आसपास के, उन सभी राणाओं का टैक्स कोई एक आदमी जाके भराएगा, पूरे ग्रुप का। तो इसमें महल सिस्टम ऐसे काम करता था कि एक विशेष क्षेत्र में कोई जमींदार नहीं होता था, उसमें आपस में ही एक क्लैन के पूरे बंदे उसको गुरु मतलब टैक्स को भराते थे, ऐसे होता था। नेक्स्ट इसके अंदर होता रैयत सिस्टम। अच्छा, आपने ये सोचो कि सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ? सर सबसे ज्यादा शोषण तो उनका हुआ जो बंगाल में थे, हाँ, उससे कम महलवाड़ी लोगों का, और सबसे कम हुआ रैयतवाड़ी का। इसीलिए जब 1857 की क्रांति आप देखोगे तो दक्षिण भारत से लोग ही नहीं आए, दक्षिण भारत से लोग ही नहीं आए। ये तुमसे नाम यार, कैसी बात करते हो तुम? हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। अब इसमें समझिएगा, अगला सिस्टम आपको देखने को मिलता है कौन सा? रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयतवाड़ी। और रैयत का मतलब ही क्या होता है बाबू? रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है फार्मर। रैयत मतलब फार्मर, किसान। अब थोड़ा बात को समझना, ये मद्रास में लगा था। कहाँ लगा था? मद्रास में लगा था, मद्रास में, एरिया मद्रास है। टैक्स बहुत कम था इसमें, टैक्स रेट था इसमें 10% से लेकर 33%, जो बहुत कम होता है। और इसमें बीच में कोई वो भी नहीं था, बीच में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं था जो बीच में आता हो, ठीक है, चलिए जैसे मतलब कोई दलाल नहीं था इसमें, कोई जमींदार नहीं था इसमें, तो सीधा जाके ब्रिटिशर्स के पास टैक्स देता था, तो ऊपर की जो कमाई है, इधर उधर पैसे जा रहे हैं, वो बच जाते थे, ठीक है। अब जो रैयतवाड़ी है उसके बारे में समझिए, अब जो रैयतवाड़ी है उसके बारे में समझिए, ठीक है। और रैयतवाड़ी के बारे में समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि जो रैयतवाड़ी थे उसके बारे में जो टैक्स था वो सीधा ब्रिटिशर्स को जाता था। कर्नल रीड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। कर्नल रीड, टॉमस मुनरो, दो नाम है, कर्नल रीड, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो। कर्नल रीड ने इसको मद्रास के 12 महल में स्टार्ट किया था, मद्रास के 12 महल क्षेत्र में, मद्रास के 12 महल क्षेत्र में, 12 महल एरिया में, क्षेत्र में स्टार्ट किया था, ठीक है। अब कर्नल रीड ने इसको 1792 में स्टार्ट किया था। कर्नल रीड ने इसको स्टार्ट किया था किसमें? 1792 में। और टॉमस मुनरो 1820 में स्टार्ट किया था। टॉमस मुनरो मुनरो ने 1820 में स्टार्ट किया था, ठीक है। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में स्टार्ट किया था। जहां जहां ब्रिटिशर्स का कब्जा था वहां वहां इसको लागू कर दिया गया, जहां जहां ब्रिटिशर्स का कब्जा था वहां वहां इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। फटाफट बड़े लेवल पर आप समझ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता था? टैक्स सीधा किसको जाता था? फार्मर ही सीधा टैक्स किसको दे देते थे? ब्रिटिश को, ब्रिटेन के एक ऑफिसर को, ब्रिटेन का ऑफिसर होता था कोई, ठीक है, जिसको बोलते थे जो है कलेक्टर, कलेक्टर को दे देते थे, ठीक है। किसान जो है अपना टैक्स किसको देते थे? टैक्स कलेक्टर को देते थे। जी हाँ, अब आपकी कमेंट दिख रही है, अभी जस्ट इन्होंने रिलोड किया तब उसके बाद दिख रही है। अब बताइए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ही तो चीते हैं। अनुष्का बेटा मान जा। हाँ, गुड इवनिंग, आप कमेंट देख रहे हैं, बताओ।
बताइए बताइए, अब कनेक्ट हो गया आपका कमेंट? चलो, तो भाई ये था आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। यहाँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट कंप्लीट होता है। बाकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट वो वही था जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कैसे कैसे राज्य हुए हैं। अब इन प्रभावों के कारण विद्रोह हुए हैं, विद्रोह। उन विद्रोहों की बात करेंगे कल की क्लास में। आज की बात यहीं तक रहेगी। मनीषा सोलंकी का कहना है कि कितने बच्चे हैं बेटा, क्या हुआ मनीषा, क्या करोगी बच्चों का जानकर? क्या आप भंडारा करा रही हैं? हम्म, है जी। हाँ भैया, कर देना जरूरी था क्या? बेटा कर नहीं देते तो कोड़े बजाते थे, कोड़े, समझ गए, हंटर। प्रणाम भाई अनुज, प्रणाम। समझ गए भाई। अब कमेंट दिख रही है आपकी। हाँ, आज शाम वाली क्लास नहीं है, ठीक है आज। ठीक है। तो भाई ये इस तरीके से यहाँ पे रहा, ठीक है। इसके आगे की कहानी होगी कल। हम देखते हैं कि इन प्रभावों की वजह से भारत में क्या क्या विद्रोह हुए। तो कल हम बात करेंगे विद्रोह की। एक क्या कह रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट कब आएगा बेटा? इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट ही है बस। अभी बस प्रमुख विद्रोह पढ़ेंगे, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट ही है बस। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट ही होगा। राम राम भाई। सर एंशियंट भी होगी, सब होगा बाबू, सब होगा। कद्र किरदार की होती है वरना परछाई का। अरे क्या लिख दिया यार तुमने, उड़ गया, वो गया। सर आप यूट्यूब पर कंप्यूटर की क्लास कराएंगे? हाँ, यूट्यूब पर कंप्यूटर चलाऊंगा मैं। सर आज कौन सा राजा है वो आप 6 बजे देखिएगा। एग्जैक्ट 6 बजे, साउथ इंडिया का एक राजा। ठीक है, अब तक आपने सिर्फ लुंगी डांस देखा होगा, लेकिन आज उनको देखना जिन्होंने पूरे साउथ इंडिया को डांस करा दिया। सिर्फ इंडिया को नहीं, विदेशों के ऊपर भी उन्होंने कब्जा रखा था। मजबूत राजा है। जरूर देखिएगा शाम को 6 बजे GTRANA.77 इंस्टाग्राम पर, जो कि आपका इंस्टाग्राम है। मैं तो बस भैया आपके सहारे चला लेता हूं। ठीक है, और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? आर्ट एंड कल्चर आज नहीं है बाबू, कैसे बताऊं? मेरे लाल। ठीक है, सब बढ़िया रहा, मजा आया। चलो, अब कल मिलूं आपसे। खुश हैं आप? कदर किरदार की होती है वरना कद तो परछाई का भी बड़ा होता है। वाह सचिन, वाह। वाह सचिन, तुमने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया। मतलब ये मानो कि ऐसी कहानी या तो गांधी जी ने मुझे सुनाई थी या आप आज सुना रहे हो। हाँ, ठीक। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं मिश्रा, चलिए। अब हम कल मिलते हैं। सब बढ़िया था, अच्छा सब बढ़िया था, ओके सर, बढ़िया था, बढ़िया क्लास थी, ओके ओके, डन डन। ओके चल, ठीक है, डन। अब हम आपसे कल मिलते हैं और बढ़िया लेवल पर एकदम बढ़िया रही है, ठीक है, चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।